हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप इसी तरह अच्छे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम साकिब है। साकिब कतर में रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले आप ईयरफोन ज़रूर लगा लें, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई कमज़ोर दिल का हुआ तो उसे परेशानी हो सकती है। तो आप इस डर को अपने तक ही रखें। बाद में दोस्तों को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। हम उसे दुनिया के सामने लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा कहानी में आखिर तक मेरे साथ। शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। कॉल पर विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकल कर पीजी जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना। मैं जल्दी पहुंचता हूं। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे। पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो ही नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अनजान सदस्य बनकर रह गई थी। पिछले 2 सालों से पीजी में आकर रहने लगी थी। यहीं विक्रम से मुलाकात हुई, और कब मुलाकातें प्यार में बदल गईं पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत ना जुटा पाए। खैर, ये तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। जल्दी से सब ज़रूरी चीज़ें पैक करने में लग गई। अपने वॉकिंग शूज़ कसे और रेडी थी। तभी फ़ोन पर मिस कॉल आई, यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को गले लगा लिया। विक्रम भी बहुत खुश था। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे, और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, वहीं बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही विक्रम रोमांटिक मूड में आ गया। और फिर जो नींद आई, मेरी आँख 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए सियाह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देख वो भी मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुरा कर उसका प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के परांठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गईं।
कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी ज़रूर होने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाज़ार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा हम कोई 7 बजे के लगभग कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर शिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी। मुझे पास के कमरे से धीमे संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदार सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो चलकर सोते हैं। उस रात मैं बहुत सुकून से थी विक्रम की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया में लग रहा था। मैंने विक्रम को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी हैं। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ बैठा। कहने लगा, रुबीन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पे लेकर जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़ जाते हैं। शिब्बू ने कहा, साहब, वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पे मत जाइएगा। उस चोटी से फिसल कर बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ फ़ोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए बैठा था। विक्रम ने उससे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से जाकर लिए जाएं तो वाटरफॉल के साथ साथ अच्छी पिक्चर आएंगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो अचानक पलटी। मैं सकपका सी गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हेयर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल था और बहुत गोरा, पर आंखें एकदम काली उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओहो, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रुबीन और ये मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफ़र दिया। उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घूमाते हैं, पर विक्रम का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पर पहुंच जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज़ देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह से टिकाए हुए बाहर देखते हुए। मैंने उससे कहा, जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी।
उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाला दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं थी, पर्दे लगे हुए थे। लगा सारा शायद चली गई है। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पैग लगाने के बाद सेंटी हो गया। कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में भी हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीने से आप ही अकेले गेस्ट हो, यहाँ कोई नहीं आया। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा पास वाले कमरे में एक कपल और भी तो है। मैंने लंबे बाल वाली एक लड़की और एक आदमी की भी आवाज़ सुनी है। क्यों झूठ बोलते हो साहब? शिब्बू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो कुछ बोला ही नहीं। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? शिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए नहीं तो मैं भी खुद अपने गांव चला जाता। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई हैं। ये बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थीं। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा ये सुनकर खून जम गया था, पर शिब्बू हमें दिलासा देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ना सुना, मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढारस बंधाते हुए बोला, चरसी है, कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? पर अंदर से वो भी डरा हुआ था। वोडका उतर चुकी थी और नींद लगभग भाग चुकी थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई थी। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में एक बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। एक उदास सी धुन थी। उसकी आंखें बंद थीं। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज़ अल्बर्ट, डोंट गो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। पर उस आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जैसी थी वैसी ही खड़ी रही, जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में न जाने कहाँ से बंदूक आ गई। सारा फिर बोली, एल्बर्ट रुक जाओ, पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शब्बू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में खड़ी थी और लगातार चीखें मार रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीनों में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ, पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली सवेरा हो चुका था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिब्बू दीवार से सिर लगाकर बैठा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। बहुत कमज़ोरी लग रही थी। शिब्बू को विक्रम ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ रूबीन, तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बातें विक्रम को बताई। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े।
कॉटेज से जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर से जैसे जैसे जान वापस आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बूढ़ा आदमी चाय बना लाया। विक्रम और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। ये बात उस ज़माने की है जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने वाले थे। ये कॉटेज अंग्रेज़ अफसर एल्बर्ट केत की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक सारा नाम की लड़की को अपने साथ ले आया। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करने लगी, पर जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जा सकता था। इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे जो थे। सारा सारी ज़िंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस मन का बहलावा था। उसने बहुत कोशिश की एल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना, और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उनकी आत्माएं भटक रही हैं। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई, क्यों सारा ने मुझे ही चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी, मुझे इशारा देना चाहती थी। जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं है। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। और फिर एक रोज़ की बात है, शाम के 5 बज रहे थे। अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। फ़ोन पर विक्रम था। हेलो जाने मन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। और उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी ही सुलझा दी थी।